hope you all are doing great. So our today's topic is going to be important constitutional amendments. ठीक है, आज हम इसी टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड सबसे पहले हम की फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, देन उसके बाद हम इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बात करेंगे. ठीक है, जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं एंड जो भी इम्पोर्टेंट हैं हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स. तो सबसे पहले हम कुछ की फैक्ट्स के बारे में देख लेते हैं. फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कब अडॉप्ट किया गया था. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा अडॉप्ट किया गया था वो किया गया था ऑन 26 नवंबर 1949 को. ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर दिस. नाउ नेक्स्ट इज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कब फोर्स में आया था. ठीक है, अडॉप्ट तो 26 नवंबर 1949 को हो गया था, बट वो केम इनटू फोर्स कब आया था, 26 जनवरी 1950 को आया था. ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. ठीक है, जिस दिन हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं दैट इज 26 जनवरी. ठीक है, इसीलिए हम उस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं क्योंकि हमारा जो देश है उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को फोर्स में लाया गया था. दैट्स व्हाई वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज अ रिपब्लिक डे. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. नाउ नेक्स्ट इज हमारा जो प्रेम्बल है उसको कब पास किया गया था. आप सबने ही सुना होगा कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे पहला पेज होता है वो होता है प्रेम्बल का, जो स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया. वो उसे हम प्रेम्बल कहते हैं. ठीक है, उसको पास किया गया था 26 जनवरी 1947 को. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. नाउ नेक्स्ट इज नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया था इंडिया में. उसे अडॉप्ट किया गया था ऑन 22 जुलाई 1947 को. ओके, ये डेट भी हमारी कई बार पूछ ली जाती है, जैसे पीसीएस में भी एक बार पूछी गई थी ये सेम डेट. ठीक है, तो किसी और एग्जाम में भी वो पूछ सकते हैं. सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट, 22 जुलाई 1947. नाउ नेक्स्ट हमारा जो नेशनल सॉन्ग है दैट इज वंदे मातरम, उसे कब अडॉप्ट किया गया था. उसे किया गया था 24 जनवरी 1950. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. नाउ नेक्स्ट इज लास्ट वन, नेशनल एंथम दैट इज जन गण मन. ठीक है, इसको कब अडॉप्ट किया गया था. इसको अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950. सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज की फैक्ट्स. ठीक है, ये आपके एज अ वन लाइनर पूछ लिए जाते हैं एसएससी में या फिर बैंकिंग में या फिर पीसीएस एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं. सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज की फैक्ट्स. ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ अमेंडमेंट्स के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव से. ठीक है, वो क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे. So our first question is, which part of Constitution deals with the amendment to the Constitution and its procedure? ठीक है, मतलब ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो डील करता है अमेंडमेंट से. ठीक है, जिसके थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स किए जाते हैं. ठीक है, वो पार्ट है. सो द आंसर इज पार्ट 20 that contains only one article, that is 368, that deals with the amendment to the constitution and its procedure. Okay, so just remember this point. Now next is administrative tribunals in India. ये जो administrative tribunals हैं इंडिया में वो किस amendment के थ्रू constitution में add किए गए हैं. वो किए गए हैं through 42nd Constitutional Amendment Act 1976. इसी के थ्रू हमारे इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एड ऑन किए गए हैं. ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट इज जीएसटी इंट्रोड्यूस थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. तो जीएसटी जो है किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था उसको. वो किया गया था 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016. ठीक है, एंड किस स्टेट को किया गया था, 3 अगस्त 2016 को. Okay, so just remember this date also and this amendment act. But this came into force on 1st July 2017. ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 3 अगस्त को, बट इसको फोर्स में लाया गया था 1st जुलाई 2017 को. Okay, so just remember this point. Now next is, which constitutional amendment act related to anti-defection law. ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ये आया था
through 52nd Constitutional Amendment Act 1985. Through this Schedule 10 was added. ठीक है, जो आप शेड्यूल्स पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें जो 10th शेड्यूल है वो रिलेटेड है एंटी डिफेक्शन लॉ से. एंड एंटी डिफेक्शन लॉ किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था? वो आया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985. ठीक है, इसी के थ्रू ये जो शेड्यूल 10 है हमारा ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. नाउ नेक्स्ट इज 74th Constitution Amendment Act gave constitutional recognition to municipalities by adding which part? ठीक है, 74 जो Constitution Amendment Act है, ये इस एक्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन में म्यूनिसिपैलिटी को किस पार्ट के थ्रू रिकॉग्नाइज किया था? ठीक है, तो ये जो है वो है पार्ट 9A. ठीक है, इसी के थ्रू ये म्यूनिसिपैलिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज किया गया था, मतलब लाया गया था. आपको पता ही होगा 73rd जो कि रिलेटेड है पंचायत से, एंड 74th जो कि नया ऐड किया गया था म्यूनिसिपैलिटीज है उसमें. ठीक है, दैट इज नगर पालिका. इसीलिए पंचायत के लिए पार्ट 9 है एंड म्यूनिसिपैलिटीज के लिए पार्ट 9A है. तो इसीलिए पार्ट 9 विल बी द आंसर. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज through which Constitutional Amendment Act voting age reduced from 21 to 18 years? ठीक है, पूछा जा रहा है कि किस अमेंडमेंट के तहत हमारी जो वोटिंग एज है वो 21 से घटाकर 18 ईयर्स कर दी गई थी. 61st Constitutional Amendment Act 1989. ठीक है, इसी के थ्रू हमारी जो वोटिंग एज है वो रिड्यूस कर दी गई थी फ्रॉम 21 to 18 ईयर्स. बाय दिस अमेंडमेंट एक्ट Article 326 was amended that tells about our voting rights. ठीक है, इसी के थ्रू ये जो अमेंडमेंट हुआ था, इसी के थ्रू जो आर्टिकल 326 है वो अमेंड किया गया था, जो कि अमेंड ये किया गया था कि 21 से 18 वर्ष कर दी जाएगी वोटिंग एज एंड यही आर्टिकल बताता है वोटिंग राइट्स के बारे में. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज राइट टू एजुकेशन came through which Constitutional Amendment Act in Fundamental Right. ठीक है, ये जो राइट टू एजुकेशन है ये लाया गया था थ्रू 86 Constitutional Amendment Act 2002 के तहत. ठीक है, जिसमें कि प्रोवाइड करता है राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट एंड पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, आपने जो फंडामेंटल राइट्स पढ़े होंगे जो कि पार्ट 3 में है, उसमें 21A जो राइट टू एजुकेशन है उसमें जो 21A जो है, ये जो A है ये डिनोट करता है अमेंडमेंट को. वो यही अमेंडमेंट किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002. इसी अमेंडमेंट के तहत इसको फंडामेंटल राइट में 21A में इंक्लूड किया गया था. किसको? राइट टू एजुकेशन को. ठीक है, एंड ये जो अमेंडमेंट है ये इंसर्ट किया गया था आर्टिकल 21A अंडर पार्ट 3, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया ही. ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. Now the next is lengthiest amendment to the Constitution of India. I have written in the short form, which is abbreviated as COI. The full form is Constitution of India. तो इसमें पूछ रहा है हमारी जो Constitution of India में अब तक का सबसे बड़ा lengthiest amendment कौन सा हुआ है? वो हुआ था 42nd Constitutional Amendment Act 1976, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नेम से भी जानते हैं. ठीक है, which is also known as mini constitution. It was enacted by the Indian National Congress, which was headed by Indira Gandhi. ठीक है, उन्हीं के तहत ये जो अमेंडमेंट किया गया था, that is the 42nd Constitutional Amendment Act 1976, which is also known as mini constitution. Okay, so just remember that this amendment is the lengthiest amendment to the Constitution of India. Okay, now the next is 44th Constitutional Amendment Act passed in which year? ये पास किया गया था 1978 में. Okay, so just remember this point. Now the next is 24th Constitutional Amendment Act deals with, किससे डील करता है 24th Constitutional Amendment Act? ये डील करता है फंडामेंटल राइट्स से, जिसमें बोला गया है कि इट अफर्म्ड द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है,
आपको पता ही होगा कि पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे, ठीक है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को टच किए बिना, ठीक है, वो कुछ भी अमेंडमेंट कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ, पूरा डिटेलिंग में मैंने आपको बताया है बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, एंड उसमें पार्लियामेंट चेंज कर सकती है कि नहीं कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है कुछ या नहीं कर सकती है, पूरा उसमें मैंने डिटेल में आपसे डिस्कस किया है। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे मैं आई बटन पे वो वीडियो पुट कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आप उसको भी रेफर कर सकें। दैट वीडियो इज रिलेटेड टू बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, उसमें सारी डिटेल है इसके बारे में, ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हैं ये पूरा पॉइंट। तो 24 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वो डील करता है फंडामेंटल राइट से। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द पंचायत। ऐसा कौन सा पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें पंचायत के बारे में बात की जाती है, ठीक है। सो द आंसर वुड बी पार्ट 9, ठीक है। अंडर पार्ट 9 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द पंचायत, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस वॉज प्रोवाइडेड थ्रू द इंसर्शन ऑफ आर्टिकल 243 टू पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें जो अमेंडमेंट किया गया था एंड उस अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 243 जो है उसमें इंसर्शन किया गया था पार्ट 9 का, ठीक है। आर्टिकल जो 243 है वो रिलेट करता है पंचायत से, ठीक है। तो पार्ट 9 में अंडर आर्टिकल 243 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस वाज प्रोवाइडेड थ्रू द इंसर्शन ऑफ आर्टिकल 243। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज the Citizenship Amendment Act 2015 introduced a new category of citizenship for the persons of the Indian origin of certain categories. It is officially termed as, so answer would be Overseas Citizens of India Card Holder, which is abbreviated as OCI. Okay, जो Citizenship Amendment Act किया गया था 2015 में, ठीक है, उसमें इंट्रोड्यूस की गई थी न्यू कैटेगरी ऑफ सिटीजनशिप फॉर द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ऑफ सर्टेन कैटेगरीज, ठीक है। तो वो जो न्यू कैटेगरी के सिटीजनशिप हैं उनको हम जानते हैं, उनको जाना जाएगा बाय द नेम ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। सो दिस इज द एंड ऑफ अ टॉपिक एंड आई होप यू हैव फाउंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव. And if you like this video, so give it a thumbs up, and for more informative videos please like, share and subscribe to my channel, that is Shivi Study Education. And thanks for watching. Bye bye, take care. I'll see you in the next one.